नमस्ते। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने झारखंड की कुछ बहुत बड़ी विशाल नदी घाटी परियोजनाओं से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। नमस्ते। और पहली नज़र में तो ये सिर्फ आप कह सकती हैं बांध, नहरों और बिजली घरों की एक लिस्ट लगती हैं। बिल्कुल। सिर्फ आंकड़े। हाँ, लेकिन जब आप थोड़ा और गौर करती हैं तो ये असल में एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है कि कैसे पिछले 50-60 सालों में भारत में विकास या तरक्की का मतलब ही बदल गया। आपने बिल्कुल सही कहा। ये दस्तावेज सिर्फ कंक्रीट और स्टील के आंकड़े नहीं है। ये आज़ादी के बाद के भारत की उम्मीदों, उसकी चुनौतियों और बदलते समाज का एक आईना है। अच्छा। एक दौर था जब बड़े बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता था, और फिर एक दौर आया जब उन्हीं बांधों के खिलाफ सबसे बड़े आंदोलन हुए। तो आज का हमारा मिशन यही है, हम इन दस्तावेजों के जरिए उस सफर को समझने की कोशिश करेंगे। दामोदर घाटी परियोजना के आदर्शवादी सपने से शुरू करेंगे, फिर स्वर्ण रेखा परियोजना की उलझनों से गुजरेंगे और अंत में कोयलकारों के जन आंदोलन तक पहुंचेंगे, जिसने एक पूरी परियोजना को ही रोक दिया। हाँ, जिसने एक पूरी परियोजना को रोक दिया। तो चलिए इन पन्नों को पलटते हैं और शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त तथ्य से करते हैं। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 1948 में यहीं शुरू हुई थी और उसका पूरा मॉडल अमेरिका से लिया गया था। हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये सिर्फ नकल नहीं थी। ये एक पूरी सोच को अपनाने जैसा था। बात हो रही है अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी यानी टीवीए की। टीवीए, अच्छा। जवाहरलाल नेहरू का भारत सिर्फ बांध नहीं बना रहा था, वो एक पूरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को डिजाइन कर रहा था। टेनेसी घाटी ने दिखाया था कि आप एक पिछड़े बाढ़ग्रस्त इलाके को सिर्फ बिजली और पानी देकर उसे कैसे एक औद्योगिक केंद्र में बदल सकते हैं। तो ये एक राष्ट्र निर्माण का मॉडल था। हाँ, जिसे हम यहाँ दोहराना चाहते थे। तो चलिए इस पहले अध्याय को खोलते हैं। दामोदर घाटी परियोजना या डीवीसी। तो ये सिर्फ बाढ़ रोकने के लिए नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बाढ़ नियंत्रण तो एक बड़ा मकसद था ही। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते थे। हाँ, सुना है मैंने। हर साल भयंकर तबाही मचाती थी। लेकिन डीवीसी का विजन इससे कहीं कहीं बड़ा था। बहुउद्देश्य का मतलब यही था कि कई सारे मकसद एक साथ। हाँ, बाढ़ भी रोकेंगे, उसी पानी से खेतों में सिंचाई भी करेंगे, उसी पानी से बिजली भी बनाएंगे और साथ में मछली पालन और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देंगे। वाह। 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक साझा प्रोजेक्ट था। और इसका पैमाना तो हैरान करने वाला है। हमारे स्रोतों में 8 बड़े बांध, 1 अवरोधक बांध, 6 पन बिजली घर और 3 थर्मल पावर प्लांट का जिक्र है। ये तो किसी विशाल मशीन की तरह लगता है। विशाल मशीन। ये सब हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बांध पानी को रोककर बाढ़ को काबू करते, फिर नहरों का एक पूरा नेटवर्क उस पानी को लगभग 8 लाख हेक्टेयर जमीन तक पहुंचाता। 8 लाख हेक्टेयर? जी। और जब टरबाइन चलाने के लिए पानी छोड़ा जाता तो उससे बिजली बनती। ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने जैसा था। और जिस रफ्तार से इसे बनाया गया वो तो और भी कमाल है। दस्तावेज बताते हैं कि डीवीसी की जो रीढ़ की हड्डी थे, मतलब 4 मुख्य बांध, वो सिर्फ कुछ सालों के अंदर खड़े कर दिए गए। बिल्कुल। 1953 में तिलैया, 1955 में कोनार, 1957 में मैथन और 1959 में पंचेत। सिर्फ 6 साल में 4 विशाल बांध। ये उस नए देश की इंजीनियरिंग ताकत और राजनीतिक इच्छा शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन था। हर बांध को बहुत सोच समझकर उसकी जगह पर बनाया गया था। जैसे हमारे दस्तावेज में जलग्रहण क्षेत्र या ड्रेनेज एरिया का जिक्र है। हाँ, मैंने भी देखा। पंचेत बांध, जो मुख्य दामोदर नदी पर है, उसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। 11,000? हाँ, जबकि तिलैया का सिर्फ 1,000 के करीब। एक मिनट, ये थोड़ा समझाइए, इसका मतलब क्या हुआ? क्या पंचेत को ज्यादा दबाव झेलने के लिए डिजाइन किया गया था? बिल्कुल। जलग्रहण क्षेत्र का आकार बताता है कि बांध को कितने बड़े इलाके का पानी संभालना है। पंचेत चूंकि सिस्टम में कह सकते हैं आगे की तरफ था, उसे बराकर और कोनार जैसी सहायक नदियों का पानी भी संभालना था। अच्छा, तो सारा पानी आकर वहीं जमा होता था। एक तरह से हाँ। इसलिए वो इस पूरी योजना का एंकर था, जिसे सबसे ज्यादा पानी को काबू में करना था। ये दिखाता है कि योजना कितनी गहरी और विस्तृत थी। वाकई ये एक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक लगता है। लेकिन इन दस्तावेजों में एक बात गायब है, उन लोगों की कहानी जिनकी जमीनें इन बांधों के नीचे चली गईं।
क्या उस दौर में विस्थापन को विकास की एक जरूरी कीमत मान लिया जाता था? ये एक बहुत अहम सवाल है। उस दौर में यानी 1950 के दशक में राष्ट्र निर्माण का विचार इतना प्रबल था कि व्यक्तिगत नुकसान को अक्सर देश के बड़े फायदे के सामने नजरअंदाज कर दिया जाता था। विरोध होते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं होते थे, पर वो संगठित नहीं थे और राष्ट्रीय मीडिया में उन्हें ज्यादा जगह नहीं मिलती थी। आम राय यही थी कि देश की तरक्की के लिए ये कुर्बानी जरूरी है। तो डीवीसी आजादी के तुरंत बाद का वो सपना था जिसे देश ने काफी हद तक अपने दम पर पूरा किया, लेकिन 1980 के दशक तक आते आते दुनिया बदल चुकी थी और भारत भी। सही बात है। अब बड़ी परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैसा भी आ रहा था और यहीं से स्वर्ण रेखा परियोजना की कहानी शुरू होती है, जो डीवीसी से बहुत अलग है। हाँ, स्वर्ण रेखा परियोजना जो 1982-83 में शुरू हुई, एक अलग ही दौर की पैदाइश है। इस बार पैसा आ रहा था विश्व बैंक से। वर्ल्ड बैंक से? जी। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का एक संयुक्त प्रोजेक्ट था। डीवीसी की तरह ये भी बहुउद्देशीय था, लेकिन अब खेल के नियम बदल चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता के साथ अंतर्राष्ट्रीय जांच पड़ताल और शर्तें भी आती हैं। और इसके तहत भी बड़े निर्माण हुए, जैसे चांडिल और गिरसूद बांध स्वर्ण रेखा नदी पर, और ईछा बांध और गाजिया बैराज उसकी सहायक खरकई नदी पर। पर यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। स्रोत बताते हैं कि 1983 में ईचा बांध का काम विरोध के कारण बंद हो गया। मतलब डीवीसी वाले दौर की वो जो चुप्पी थी वो अब टूट रही थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 1980s का दशक वो समय था जब भारत में सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े आंदोलन जोर पकड़ रहे थे। अब लोग सवाल पूछ रहे थे, किसके लिए विकास और किसकी कीमत पर? सही है। जमीन का अधिग्रहण, लोगों का विस्थापन, जंगलों का डूबना, ये सब अब बहस के केंद्र में थे। ईचा बांध का रुकना इसी बदलती हुई सामाजिक चेतना का एक बड़ा संकेत था। लोग अब चुपचाप अपनी जमीनें छोड़ने को तैयार नहीं थे। और स्वर्ण रेखा के साथ एक और बहुत गंभीर और अनोखी समस्या जुड़ी थी, जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। हाँ, और ये इस परियोजना की जटिलता को और बढ़ा देता है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे भारत की कुछ सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदानें हैं, नरवा पहाड़, तुरमडी। अच्छा। दस्तावेज इशारा करते हैं कि इन खदानों से निकलने वाले अपशिष्ट और कचरे के नदी में मिलने से पानी में रेडियोधर्मी प्रदूषण का खतरा पैदा हो गया। तो एक तरफ आप नदी को विकास के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी नदी के किनारे हो रही गतिविधियों से वो जहरीली हो रही है। बिल्कुल, ये एक बड़ा विरोधाभास था। ये तो बहुत ही विरोधाभासी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। स्रोत ये भी बताते हैं कि इसी परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात से करीब 130 मेगावाट बिजली भी पैदा होती है। तो यहाँ फायदे और नुकसान का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल दिखता है। यही इन बड़ी परियोजनाओं की सच्चाई है। वो एक साथ निर्माण और विनाश दोनों ला सकती हैं। स्वर्ण रेखा परियोजना उस दौर का प्रतीक है जहां विकास का सीधा सरल रास्ता खत्म हो गया था और अब हर कदम पर नए सवाल और नई चुनौतियां खड़ी थी। तो डीवीसी के आदर्शवाद से हम स्वर्ण रेखा की जटिलताओं तक आ पहुंचे। अब कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां टकराव और भी सीधा हो जाता है। हमारे स्रोतों में कुछ और परियोजनाओं का भी जिक्र है। हाँ, जल्दी से उन पर नजर डाल लेते हैं। एक है मयूराक्षी परियोजना, जो फिर से झारखंड और बंगाल की साझा परियोजना है। ओके। इसमें दिलचस्प बात यह है कि दुमका के पास मसानजोर में बने बांध को कनेडा बांध भी कहते हैं। कनेडा बांध क्यों? क्योंकि इसे 1955 में कनाडा सरकार के सहयोग से बनाया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक और मॉडल था। अच्छा। फिर है उत्तरी कोयल परियोजना, जो 1972 में शुरू हुई। इसका मकसद पलामू और गढ़ला के सूखाग्रस्त इलाकों के साथ साथ बिहार के कुछ हिस्सों में भी सिंचाई का पानी पहुंचाना था। लेकिन अब हम उस परियोजना पर आते हैं जो शायद इस पूरी कहानी का सार है, कोयल कारो परियोजना। ये एक ऐसी कहानी है जो कभी पूरी ही नहीं हो सकी। हाँ, कोयल कारो इस कहानी का क्लाइमैक्स है। ये दक्षिणी कोयल और उसकी सहायक कारो नदी पर एक बहुत बड़ी परियोजना थी। योजना कागज पर बहुत प्रभावशाली थी, लेकिन ये कभी जमीन पर उतर ही नहीं पाई। कभी नहीं। दशकों तक ये लटकी रही और आखिरकार दस्तावेज साफ बताते हैं कि 2003 में स्थानीय लोगों के जबरदस्त और संगठित विरोध के कारण इस परियोजना को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक तरफ डीवीसी है जो 1950s के दशक में बिना किसी बड़े राष्ट्रीय विरोध के बन गया और आज भी चल रहा है, और दूसरी तरफ कोयल कारो है जिसे 50 साल बाद जनता की आवाज ने शुरू ही नहीं होने दिया। बिल्कुल।
ये साफ दिखाता है कि विकास और विस्थापन के बीच का तनाव कितना बढ़ गया था। ये सिर्फ तनाव नहीं था, ये शक्ति संतुलन में आया एक बुनियादी बदलाव था। कोयलकारों का बंद होना ये दिखाता है कि 21वीं सदी की शुरुआत तक आते-आते लोग अपने अधिकारों, अपनी जमीन और अपने पर्यावरण को लेकर कितने जागरूक हो चुके थे। अब सरकार या किसी कंपनी के लिए सिर्फ तकनीकी और आर्थिक फायदों के आधार पर कोई परियोजना थोपना लगभग नामुमकिन हो गया था। विकास की परिभाषा अब ऊपर से तय नहीं हो सकती थी, उसे जमीन पर लोगों की सहमति हासिल करनी थी। तो आज हमने इन दस्तावेजों के जरिए एक पूरी यात्रा तय की। हमने डीवीसी के रूप में एक अग्रणी प्रयास देखा जिसे राष्ट्र निर्माण के एक भव्य सपने के तौर पर लागू किया गया था। वो एक ऐसा दौर था जब सामूहिक भलाई को सर्वोपरि माना जाता था। फिर हम स्वर्णरेखा परियोजना के दौर में आए, जहां अंतर्राष्ट्रीय पैसा तो आया, लेकिन साथ में पर्यावरणीय चिंताएं और सामाजिक विरोध की आवाजें भी बुलंद हुईं। विकास अब एक जटिल पहेली बन चुका था, जिसके कई सही और कई गलत जवाब थे। बिल्कुल। और अंत में कोयलकारों में हमने देखा कि कैसे स्थानीय लोगों की आवाज इतनी ताकतवर हो गई कि उसने एक पूरी परियोजना को ही रोक दिया। ये दिखाता है कि विकास की परिभाषा पर संवाद और सहमति कितनी जरूरी हो गई है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये परियोजनाएं हमें एक ही कहानी के दो पहलू दिखाती हैं। एक तरफ राष्ट्र निर्माण, औद्योगिकरण और संसाधन प्रबंधन का विशाल सपना है। दामोदर को बंगाल के शोक से एक वरदान में बदलना वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इसकी एक सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत भी थी, और इसे चुकाने वाले लोग अक्सर वो नहीं थे जिन्हें इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हाँ, हमारे स्रोतों ने दिखाया कि 1950 के दशक की परियोजनाएं आसानी से बन गईं, 1980 के दशक में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और 2000 के दशक में एक बड़ी परियोजना को रद्द ही करना पड़ा। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या विकास का वो मॉडल जो 20वीं सदी में सफल माना जाता था, वो 21वीं सदी के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुका है? और अगर हाँ, तो आज के दौर में तरक्की का सही रास्ता क्या है? हाँ, ऐसा रास्ता जो देश की जरूरतों और स्थानीय लोगों